बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज प्रैक्टिस करते हैं कुछ MCQs की। चैप्टर नंबर 1 है, इसके हम MCQs देखते हैं। MCQs को किस तरीके से हल करना है। पहली बात तो यह है कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, MCQs वाला पेपर आता है, तो आपने सरसरी नज़र में उस सारे पेपर को पढ़ना है और जौन से आंसर आपको, जौन से जवाब आपको आते हैं, जिस क्वेश्चन के जवाब आपको याद हैं, क्लियर आपका कॉन्सेप्ट है, तो उसको तो आप बेशक इन सर्कल करते जाएंगे। पहली ही दफ़ा जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं, जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि क्या वो मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा, या वो एप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं या सिंथेसिस एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, तो फिर उनके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करके उनका जवाब जो है वो सर्कल में इन सर्कल करना है। चलें जी, हम आते हैं। यहाँ मैंने कुछ मिसाल के तौर पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन इस लिहाज से अहम है कि ये हमारे तमाम पंजाब के जो बोर्ड हैं उनके क्वेश्चन ये लिए गए हैं पहले चैप्टर में से। इसमें अगर आप पहला जुज़ देखें तो ये हमारे पास द फंक्शन I(x) = x इज़ कॉल्ड A लीनियर फंक्शन, B एन आइडेंटिटी फंक्शन, C ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड D ए क्यूबिक फंक्शन। अब आपने ये देखना है कि इन चारों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है। तो पहली बात, जब आप देखेंगे तो यहाँ I लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप इससे मैच करेंगे तो लगता है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। एक बात। दूसरा, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है और वो ज़हन में होनी चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो नंबर डोमेन में आता है वही नंबर हमारी रेंज में आता है। मिसाल के तौर पर अगर x जो है वो 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी हमारी डोमेन 1 है तो रेंज भी 1 हो जाएगी। अगर डोमेन 2 है तो रेंज भी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है कि जो डोमेन और रेंज वो सेम हो जाती है, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो इस लिहाज से आपने इसको सोचना है और सोचने के बाद फिर इसका आंसर जो है वो देना है। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि हमने ये देखा कि एक तो I से आइडेंटिटी फंक्शन ही मुराद होगा, एक ये आइडिया हमने लगा दिया, और दूसरा ये है कि डेफिनेशन के हवाले से कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन होता है कि उसकी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ होगा, यानी डोमेन और रेंज जो है वो सेम हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसके साथ दीगर फंक्शंस को भी हमने देख लेना है। जैसे लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन जो है वो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री वेरिएबल की 1 होती है। जैसे अगर आप लिख देते हैं p(x) = x + 2, तो इसको हम लीनियर फंक्शन का नाम देंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री जो है वो 2 होती है, यानी x² + 4x + 2 वगैरह, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, जिसकी डिग्री जो है वो 3 होती है। तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्यूबिक फंक्शन का नाम जो है वो देते हैं। जैसे हमारे पास ये मैंने मिसाल के तौर पर एक फंक्शन जो है वो लिखा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये फिर हमारा ना तो लीनियर फंक्शन है और ना ही ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ना ही क्यूबिक फंक्शन है, बल्कि ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। ठीक है जी, चलते हैं सेकंड पार्ट के। इफ़ y इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एज y = f(x), देन y इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एन आइडेंटिटी फंक्शन और लीनियर फंक्शन। तो इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, इनकी डेफिनेशंस पीछे दी हुई हैं बुक के अंदर। तो वो अगर हमें याद हैं तो फिर हम बड़ी आसानी से
लिख सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल लिख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं और इसको इस तरीके से लिखा जाता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये जो हमारे पास फंक्शन आ जाता है ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, क्योंकि x को हमने y की टर्म्स में लिख दिया है और इसको हम f इंटू एक्स से डिनोट करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम y को x की टर्म्स में ना लिख सकें, और इसको जब डिनोट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को तो उसको हम एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वगैरह। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा इसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें से हम x या y को अलग नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है जी। तो आगे आइडेंटिटी फंक्शन को हमने पहले डिस्कस कर लिया, लीनियर फंक्शन जो है उसको भी हमने पहले से ही डिस्कस जो है वो कर लिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर 1 ओवर एक्स। तो इसके लिए हमने पीछे एक फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, तो वो अगर फार्मूला याद है तो साफ ज़ाहिर है वो फार्मूला क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x, और ये हमने पढ़ा है कि ये बराबर होता है कि इसके लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x। चले मैं x की जगह n अगर करता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये बराबर होता है e के। तो ये हमने पीछे फार्मूला जो है वो पढ़ा है, तो उस लिहाज से ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो चूँकि फार्मूला याद है तो वो हम इसको e के बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको भी अगर आप देखें तो लिमिट x टेंड्स टू a एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू। अब इसके लिए भी फार्मूले की एप्लीकेशन है और वो फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a एक्स की n माइनस ए की n ओवर x माइनस ए इज़ इक्वल टू n a की n माइनस 1। यानी जो भी यहाँ कांस्टेंट है, जो पावर है वो शुरू में जो कांस्टेंट है उसकी पावर n माइनस 1 कर देनी है। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये कांस्टेंट a है, तो जो पावर है वो शुरू में आ गई यानी 3 पहले और a और इसकी पावर n माइनस 1, यानी 3 में से 1 निकाल लेंगे, 3a की 3 माइनस 1 तो ये आ गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से देख लें तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाता है 3a स्क्वायर। नेक्स्ट है जी बड़ा ही आसान सा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देन f ऑफ 0। तो यहाँ हमने क्या करना है कि ये हमारा जो फंक्शन है इसमें x की जगह जो है वो 0 पुट कर देना है, तो ये 0 हो गया तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है हमारे पास 1 होगा। इससे अगला क्वेश्चन है इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन रेंज ऑफ f इज़। अब यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो हमने डोमेन और रेंज का ये क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ देखा है कि यहाँ हमारा जो फंक्शन है उसके लिए हमने रियल नंबर की बात जो है वो करनी होती है, तो डोमेन जो है वो हमने रियल नंबर लेना होता है। तो यहाँ कोई भी अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो आगे हमने देखना है कि आगे उसका आंसर जो है वो क्या रेंज होगा। अगर हम यहाँ x की जगह 1 रखते हैं जो कि डोमेन होगा तो रेंज जो है वो 1 होगी। अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो ये 9 हो जाएगा। अगर x की जगह 0 रखें तो ये 0 हो जाता है, और अगर x की जगह -1 रखें तो ये फिर भी +1 हो जाएगा। अगर x की जगह -2 रखें तो ये फिर भी +4 हो जाएगा।
अगर हम -3 रखते हैं तो ये भी +9 हो जाएगा। तो अब इसमें हमने देखा कि जो इसकी डोमेन है, खा वो माइनस के नंबर हैं, मस्बत नंबर हैं या मनफी नंबर हैं, हर सूरत में जो इसकी रेंज है वो मस्बत आ रही है। तो एक बात, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से, यानी अगर हम x की जगह 0 रखें तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये 0 से स्टार्ट हो रही है और सारे इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। तो 0 चूँकि शामिल हो रहा है इसकी रेंज में, तो यहाँ 0 से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इंटरवल जो हैं वो दिए गए हैं, तो इसमें ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि ये नंबर 0 जो है वो शामिल है, यानी ये क्लोज इंटरवल है। और इन्फिनिटी के लिए ये हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा, खा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो उसके लिए ये ओपन इंटरवल यानी छोटी ब्रैकेट जो है वो हम डालते हैं तो वो लगाई जाती है। तो इसके लिए जो रेंज होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम रियल नंबर लिखते हैं तो जब स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा और ये 0 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 ओवर x स्क्वायर -4 देन डोमेन ऑफ f। तो यहाँ हमने डोमेन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि डोमेन को निकालने के लिए ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर हमने यहाँ नहीं रखना कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या इमेजिनरी वैल्यू दे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर x की जगह मैं 2 रखूँ तो ये 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो जाएगा, और अगर -2 रखता हूँ फिर भी 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 और -2 है वो इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आ सकता। क्यों? कि अगर हम -2 या +2 रखते हैं तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए इस फंक्शन के अंदर, इसकी डोमेन के अंदर हर रियल नंबर आ सकता है सिवाय +2 और -2 के। इसलिए जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसकी डोमेन का हिस्सा होंगे सिवाय 2 और -2 के। तो यहाँ से ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये सारे रियल नंबर सिवाय +2 और -2 के, तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज़। अब ये ऑड और इवन फंक्शन के बारे में है कि ऑड और इवन फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसमें x की जगह -x पुट करें और ये -f ऑफ x के बराबर आ जाए तो इसको हम ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। और अगर हम -x पुट करें और ये हमारे पास f ऑफ x ही आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। लेकिन अगर हम x की जगह -x पुट करते हैं और ना ही -f ऑफ x आता है और ना ही f ऑफ x आता है तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये नाइदर वाला केस है, कि ना ये ऑड है और ना ही ये इवन फंक्शन है। अब इसको अगर आप देखें, ये जो फंक्शन है इसमें साइन x की जगह -x डालते हैं तो वो माइनस शुरू में आ जाएगा, तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। और कॉज -x आपको पता है प्लस कॉज x के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस साइन x प्लस कॉज x होगा। और अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं तो वो क्या होगा, साइन x माइनस कॉज x, माइनस इंटू साइन x माइनस कॉज x। और ये ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है और ना ही एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है, बल्कि ये नाइदर, यानी ना इवन होगा और ना ही ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू। आपने ये बताना है कि ये फंक्शन जो है वो किस वैल्यू के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि अगर नीचे जो है वो 0 आ जाए तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर x की वैल्यू आप -1 कर देते हैं तो -1 प्लस 1 तो ये 0 हो गया, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू -1 के। तो ये हमारे पास इसका जवाब जो है वो आ जाएगा।
तो इस तरह से अज़ीज़ तलबा हमने सोचना होता है कि कौन सा जो पार्ट है उसका कौन सा MCQs में हिस्सा है वो सही होगा, तो उसको आपने टिक करना है। नेक्स्ट अगर आप चलें, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 4, रेंज ऑफ f इज़, अब आपने इसमें रेंज जो है वो इस फंक्शन की बतानी है। अब रेंज के लिए देखें, एक दो असूल याद रखें। एक तो ये है कि अगर ऊपर भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फंक्शन है, तो हमने क्या करना है कि ये जो लीनियर फंक्शन है इसके x का कोएफिशिएंट, इसके x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो वो हम लिख देते हैं। और नीचे जो लीनियर फंक्शन है इसके x का कोएफिशिएंट वो क्या है 1, तो वो भी हम लिख देते हैं बटे में। तो 1 ओवर 1 आप जानते हैं 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम रियल नंबर इसकी रेंज में आएंगे सिवाय 1 के, तमाम रियल नंबर इसकी रेंज में आएंगे सिवाय 1 के। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो रेंज है उसमें रियल नंबर में से 1 को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको हम सर्कल कर देते हैं। अगर हमारे पास एक और बात है, अगर हमारे पास ऊपर जो है वो कांस्टेंट हो और नीचे जो है हमारे पास एक लीनियर फंक्शन हो, ऊपर जो है वो कांस्टेंट हो और नीचे जो है वो लीनियर फंक्शन हो, तो उस सूरत में हमने ज़ीरो जो है वो रियल नंबर से तफरीक कर देना है, तो वो हमारी रेंज जो है वो आ जाती है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की x। अब इसमें देखें कि जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो e की इन्फिनिटी, साफ ज़ाहिर है e जो है वो एक नंबर होता है 2.718 और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो साफ ज़ाहिर है ये पावर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी इस नंबर की, तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x की पावर x। तो ये हमारे पास फार्मूला है और इस क्वेश्चन है, बल्कि हम कह सकते हैं ये एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन को आपने पहले हल करना है और हल करने के बाद इसका जवाब जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हम क्या करेंगे कि नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे ले आएंगे, तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी माइनस x हो जाएगी। और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा लिमिट 1 प्लस एक्स ओवर x टेंड्स टू हमारे पास है इन्फिनिटी और इसकी पावर जो है हमारे पास है माइनस x। जब हम नीचे वाली रकम ऊपर ले गए और ये आ गया, अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 ओवर x प्लस x ओवर x और इसकी पावर आ गई माइनस x। अलग अलग कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x ओवर x, तो ये 1 होता है और ये प्लस 1 ओवर x होगा और इसकी पावर, ये जो माइनस x है इसको अगर हम लिख दें x, ठीक है, और कुल की पावर जो है वो -1 भी लिखा जा सकता है। अब साफ ज़ाहिर है कि ये आपको पता है, फार्मूला आपने पढ़ा है, तो ये e होता है और e की पावर -1 हो गया, तो ये 1 ओवर e के इक्वल जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर जो है वो e की पावर -1 आ जाता है। चलते हैं जी, अगला जुज़ है इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर रूट देन रेंज ऑफ f इनवर्सेस। तो हमें पता है कि इन्वर्स फंक्शन और जो दिया गया फंक्शन है उसकी डोमेन और जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी रेंज बराबर होती है। तो अगर हम इसकी डोमेन निकाल लें तो उसकी रेंज आ जाएगी। डोमेन में हर वो नंबर आएगा जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड या इमेजिनरी ना हो। चुनाचे अगर आप देखें तो x की जगह अगर आप -2 रखें तो 0 आ जाता है, -1 रखें तो 1 आ जाता है, और इसी तरह से अगर हम 0 रखते हैं तो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और -2 से थोड़ा सा नंबर भी अगर हम कम कर देते हैं, -2.1 रखते हैं, तो ये फंक्शन जो है वो इमेजिनरी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, -2 से स्टार्ट हो रही है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो है वो जा रही है, और इसकी ये डोमेन है और इन्वर्स की ये रेंज बन जाती है। तो इस लिहाज से ये इसका आंसर जो है वो होगा।
नेक्स्ट जो हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो ये भी फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ x डिग्री है और बटा x है, तो इसलिए इस डिग्री को हमें आम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन पाई ओवर 180 x ओवर x। तो जो ऊपर रकम है यही नीचे होनी चाहिए, तो यहाँ भी हम पाई ओवर 180 करेंगे और इसी से हम इसको ज़रब दे देते हैं पाई ओवर 180 और फिर हम इसके ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई कर देते हैं x टेंड टू 0। साफ ज़ाहिर है कि ये सारी रकम जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी और उससे ज़रब खाएगी तो पाई ओवर 180 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से MCQs को हल किया जाता है। तो जो इजी होते हैं उनको एक नज़र देखकर ही आप सर्कल कर दें, लेकिन जो थोड़े से सोचने वाले होते हैं, एनालिसिस के होते हैं या एप्लीकेशन के होते हैं, तो उनको ज़रा इस तरह से हल कर लिया करें। थैंक यू जी।